देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है कोरोना काल की। उस समय सड़कों पर साधन बिल्कुल भी नहीं गुजरते थे और साथ ही गांव तो इस तरह से लगने लगे थे जैसे कि यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ बस घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। ये कमबख्त दौर ना जाने कब खत्म होने वाला था। सब कुछ वीरान रहता था। फिर एक दिन मैं भी पटना से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मटियाल गांव की तरफ लौट रहा था, क्योंकि मैं इसी इलाके के आजू बाजू में रहने वाला शख्स हूँ और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। पहले तो मैं ट्रेन पकड़कर रघुपुर स्टेशन पर उतर गया था और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से आगे का रास्ता ट्रेन या फिर बस से काट लूँगा, क्योंकि रास्ता अभी भी 10 या 11 घंटे के लगभग बचा हुआ था और मैंने आधा रास्ता तो लगभग काट लिया था। ट्रेन पकड़ना मेरे लिए सही था, लेकिन उन दोनों जांच पड़ताल इतनी ज़्यादा थी कि कभी भी पूछताछ करने के बाद थाने में डाल दिया जा सकता था, इसलिए मुझे काफ़ी डर लगता था। ऊपर से बस के अंदर भी यात्रियों की कमी रहती थी। बस के अंदर जो लोग मौजूद होते थे उनके चेहरे पर कोरोना की वजह से मास्क लगे रहते थे और किसी को भी पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। फिर शाम के करीब 4 बजे के आसपास मैं रेलवे स्टेशन से निकला और अब जैसे ही मैं उस बड़े से रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मेरी किस्मत ने फिर से मेरा साथ छोड़ दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं कर भी क्या सकता था। उसके बाद मैं वहीं पर नज़र आने वाली एक बड़ी सी पानी की टंकी के पास आकर बैठ गया। मैं जानता था कि यहाँ से काफ़ी टैक्सी गुजरती हैं और मैं एक टैक्सी को पकड़कर यहाँ से आगे वाले बस स्टैंड तक चला जाऊँगा। वो बस स्टैंड यहाँ से बहुत आगे था और ऐसे में फिर से मुझे आगे जाकर ऐसा ही करना था कि एक बस स्टैंड से उतरकर दूसरे बस स्टैंड पर जाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी जेब में जो पैसे रखे हुए हैं तो मैं उन्हीं से टैक्सी लेकर निकल जाता हूँ। वैसे भी 400 से 500 किलोमीटर के एरिया को पार करते करते मेरा तो दिल बैठ जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब जो भी टैक्सी ड्राइवर मुझे दिखेगा मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देने को तैयार हो जाऊँगा और उसे सीधा अपने गाँव ले जाऊँगा। दोस्तों, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक दिशा में ही काम कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं इस वक्त करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि आज मेरी किस्मत ने मेरा सहारा देना छोड़ दिया है, तो फिर मैं अपने ही धुन में गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी एक हेडलाइट की रोशनी सीधे आकर मेरे आँखों से टकरा गई और मेरी आँखें एक बार के लिए बंद हो गई। फिर जैसी वो रोशनी मेरे आँखों के सामने से हटी और जब वो मेरे बगल में आई तो मैंने देखा कि वो एक टैक्सी थी। टैक्सी को देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया और उसके बाद मैं भागता हुआ उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाकर बोला, अरे भाई साहब, मुझे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के मटियाल गांव की तरफ जाना है। मेरी बातों को सुनकर ना जाने क्यों, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे तुरंत ही टैक्सी में बैठने को कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई टैक्सी ड्राइवर इतना सीधा कैसे हो सकता है। उसने मुझे अभी तक तो किराए के बारे में भी नहीं पूछा था, लेकिन जैसे मैं टैक्सी के अंदर बैठा था तो मैंने उससे कहा, भाई साहब, अगर आपको एक्स्ट्रा किराया चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन आप जल्दी करके मुझे अपने घर तक छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन को हिलाया और उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, मैं कितनी देर से आपसे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तभी उस ड्राइवर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यही सवाल चल रहा होगा, इसलिए ज़रा एक बार अपने पीछे मुड़कर देखो। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैंने पीछे पलट कर देखा और उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र पीछे की तरफ गई तो दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस बार मैंने देखा कि मुझे अपने पीछे की तरफ बहुत सारे लोग भागते हुए दिख रहे थे। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये थी कि उनकी स्पीड इस गाड़ी के बराबर थी और वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उनको इस तरह गाड़ी के पीछे भागते हुए देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। तभी मैंने उस ड्राइवर से गाड़ी को तेज़ भगाने को कहा, लेकिन ना जाने क्यों वो ड्राइवर अब मेरी बातों को सुनना बंद कर चुका था और तभी उसने एक भारी भरकम और चिल्लाती आवाज़ में कहा, तुम अपने सारे विंडोज़ बंद कर दो।
उसकी बात सुनने के बाद मैंने अपने आजू बाजू के दोनों दरवाजे के कांच को बंद कर दिया और उसके बाद मैं अपने हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि मुझे सही सलामत घर पहुंचा दें, क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठा था वो एक भूतिया स्थान था और गलती से मैंने एक गलत जगह पर बैठने का तो साहस कर दिया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। बस मैं भगवान से यही उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाले खतरे से मुझे भगवान सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे आज काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर तक तो गाड़ी इसी तरह से रफ्तार में दौड़ती रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्थान पर क्यों रोक दिया। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग सनक गया था। उसके बाद मैंने उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, अब आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? मेरी बात को सुनने के बाद उसने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मरना है तो मैं गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसके बाद उसने अपने हाथ से इशारा किया और जैसे मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरी फिर से रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि मुझे गाड़ी से ठीक 10 या 20 फुट की दूरी पर एक बहुत ही गहरी खाई नज़र आ रही थी और उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज हम किस जगह पर फंस गए थे। आज से पहले मैं कभी भी इस जगह से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरा था। हालांकि मैं इन सारी जगहों को अच्छे से तो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता था कि मैंने इस जगह को पहली बार ही देखा था। फिर उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से कहा, लेकिन भाई साहब आप किस रास्ते से आए हो? तभी उस ड्राइवर ने बताया कि वो एक शॉर्टकट रास्ता था और वो इस तरफ से काफ़ी बार गुजर चुका था, लेकिन आज उसकी भी किस्मत ख़राब थी जो वो इन भूतों के बीच में फंस गया। उसकी बात को सुनने के बाद मुझे भी अपनी किस्मत के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं बस चुपचाप इन चीज़ों को सह सकता था। फिर कुछ देर तक तो हम वहीं पर रुके रहे, लेकिन उसके बाद जब मैंने ड्राइवर को बताया कि अब हमारा हाल बुरा हो सकता है तो उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर लिया। उसने भी अब ठान लिया था कि किसी भी तरह हमें यहाँ से जिंदा बचकर तो निकलना था और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे की तरफ एक राम जी का मंदिर पड़ता है, हमें उसी मंदिर के अंदर तक जाना होगा और अगर हम वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाते हैं तो फिर हमारी जान बचना बेहद आसान हो जाएगी। वहाँ के पुजारी एक जाने माने पुजारी हैं जो भूत प्रेत को भगाने का काम करते हैं और उस आदमी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में वहाँ पर कोई राम मंदिर था और वहाँ पर हमारी जान बच सकती थी। इसलिए मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़ते बोला, भाई साहब आप किसी भी तरह से मेरी जान बचाएं। मेरी बात को सुनकर उस आदमी ने भी अपनी गर्दन को हिलाया और हाँ में जवाब दिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह आदमी किस इरादे के साथ यहाँ से निकलने वाला था। मैं तो बस उस आदमी का चेहरा देखते जा रहा था। फिर उसके बाद उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज़ स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शायद आज मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उस गाड़ी ने भी धीरे धीरे करके धोखा देना शुरू कर दिया। वो गाड़ी अब धीरे धीरे झटका खाने लगी और ऐसा लग रहा था कि झटका खाने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ऐसा ही हुआ। एक दो बार झटका खाकर गाड़ी एकदम से बंद हो गई और गाड़ी इस तरह से बंद हुई थी कि अब दोबारा स्टार्ट करने का हमें मौका ही ना मिला और गाड़ी के ऊपर ढेर सारी परछाइयाँ एकदम से मंडराने लगी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और गाड़ी की सीट के नीचे छुप गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन काली काली परछाइयों की छाया मेरे शरीर पर भी ना पड़ने लगे और उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब हो जाए। पर अभी भी उस गाड़ी के शीशे चारों तरफ से बंद थे, जिस वजह से इन परछाइयों ने अभी भी गाड़ी के अंदर आने की हिम्मत तो नहीं दिखाई दी, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता था। जब बात भूत प्रेत की हो तो यहाँ पर कुछ भी होना लाजमी था। तभी उस ड्राइवर ने मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अब हमारे पास यहाँ पर रुकने का कोई चांस नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों उसकी बात सुनकर मैंने भी वैसा ही किया और उसकी गाड़ी से पैदल पैदल भागने लगा। लेकिन मैंने भी सारी की सारी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी थी। अब जो हमारे साथ होना था उसके लिए बस हमें भगवान ही बचा सकता था। काफ़ी देर के बाद एक लंबी दौड़ लगाने के बाद हम एक राम मंदिर के पास पहुंच गए। सच में वहां पर एक राम मंदिर बना हुआ था जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ा
और मुझे उस राम मंदिर की सीमाओं के अंदर खींच लिया। हम जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमें एक पंडित बैठे हुए दिखाई दिए। उस पंडित बाबा को देखते ही मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद उस पंडित ने हम दोनों के ऊपर कुछ झाड़ फूक जैसा किया और तभी से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। दोस्तों, उस दिन तो हमारी इस तरह से जान बच गई थी और उसके बाद मैं भी किसी तरह वहाँ से एक बस स्टैंड पर पहुंचकर अपने घर चला आया। लेकिन उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि उस रात की यादें आज भी मेरे दिल में खौफ का कहर मचा देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।